नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कोटा राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गर्मी का मौसम होने की वजह से पथरीला शहर कोटा जैसे तंदूर की तरह तप रहा था। मंगलवार 19 जून 2018 का दिन भी कमोबेश ऐसा ही था। दोपहर ढल चुकी थी, इसके बावजूद कोटा के तापमान में कमी नहीं आई थी। दोपहर के लगभग 4 बज चुके थे। सीओ नरसीलाल मीणा अपने चैम्बर में बैठे बड़े गौर से ग्यारसीराम श्रृंगी के नाम के शख्स की बातें सुन रहे थे। लगभग 50 साल की उम्र पार कर चुका ग्यारसीराम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गुमानपुरा शाखा में कैशियर के पद पर कार्यरत था, लेकिन वक्ती तौर पर वो इसी बैंक की कसुआ शाखा में कैशियर का काम संभाल रहा था। कसुआ अनंतपुरा थाना क्षेत्र में आता है। अनंतपुरा थाना पर सीओ अमर सिंह राठौड़ थाना प्रभारी के पद पर तैनात थे। संयोग से उस समय राठौड़ भी मीना साहब के चैम्बर में बैठे थे। ग्यारसीराम जो समस्या लेकर उनके पास आया था वो काफी गंभीर थी। इतनी गंभीर कि ग्यारसीराम की नौकरी और इज्जत दोनों ही दांव पर लग गई थी। ग्यारसीराम ने नरसीलाल मीणा को बताया कि 3 बजे वो बैंक का अस्थायी कर्मचारी देव प्रकाश के साथ बैंक से 8 लाख रुपए लेकर रवाना हुआ था। मोटरसाइकिल वो खुद चला रहे थे, जबकि पीछे बैठे देव प्रकाश ने रुपयों से भरा बैग थाम रखा था। ये रकम भामाशाह मंडी स्थित बैंक की दूसरी शाखा में जमा करनी थी। जैसे ही वे भामाशाह मंडी की पुलिया तक पहुंचे, अचानक एक स्कूटी पर सवार 2 लोग आए और बड़ी फुर्ती से देव प्रकाश के हाथों से नोटों का बैग छीनकर भाग गए। दोनों ने शोर मचाते हुए काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार के साथ भाग निकले। ग्यारसीराम ने बताया कि ये सब इतने अचानक हुआ कि वो ठीक से स्कूटी का नंबर और बदमाशों का हुलिया तक नहीं देख पाए। दोनों बदमाश 24-25 साल के आसपास के थे और स्कूटी काले रंग की थी। जब रकम आपके बैंक में सुरक्षित थी तो उसे दूसरी शाखा में जमा कराने का क्या मतलब? सीओ मीणा ने सवाल किया। कैशियर ग्यारसीराम ने उन्हें बैंक प्रक्रिया समझाते हुए कहा, सर, बैंक की कसुआ शाखा में 5 लाख से ज्यादा रकम रखने का प्रावधान नहीं है। जब बैंक में 8 लाख की रकम जमा हो गई तो बैंक की मुख्य ब्रांच भामाशाह मंडी शाखा में जमा कराना जरूरी हो गया था। सीओ नरसीलाल मीणा ने ग्यारसीराम के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए पूछा, आप बैंक से कितने बजे रवाना हुए थे और वारदात कितने बजे हुई? जी, यही कोई 2:45 बजे, हड़बड़ाते हुए ग्यारसीराम ने कहा। मतलब वारदात 15 मिनट बाद ही हो गई, क्यों? सीओ ने सवाल किया। जी, ग्यारसीराम के मुंह से निकला। सीओ मीणा की आंखों में जैसे गहरी चमक कौंध गई। उन्होंने टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए कहा, इसका मतलब किसी को आपके पूरे रूटीन की जानकारी थी। ग्यारसीराम हक्का बक्का होकर सीओ नरसीलाल मीणा की तरफ देखता रह गया। वारदात जिस ढंग से हुई थी उसका केंद्र भामाशाह मंडी की पुलिया थी और ये जगह वीरान नहीं बल्कि काफी चहल पहल भरा इलाका था। मीणा ने तत्काल एसपी अंशुमान भूमिया को घटना का ब्यौरा दिया तो भी चौंके। उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले का खुलासा करने के लिए भूमिया साहब ने एडिशनल एसपी समीर कुमार दुबे की अगुवाई में स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम में सीओ नरसीलाल मीणा के अलावा अनंतपुरा थाना प्रभारी अमर सिंह राठौड़, एएसआई आनंद यादव, दिनेश त्यागी, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, कांस्टेबल रामकरण इत्यादि को शामिल किया गया। भामाशाह मंडी के पास जहां वारदात हुई थी उधर जाने वाला रास्ता एकदम सुनसान नहीं था। वहां आसपास दुकानें और छोटे बड़े कई मकान भी थे। दुकानें भी छोटे मोटे बाजार नुमा थी। पुलिस की शुरुआती तहकीकात का नतीजा ही चौंकाने वाला निकला। दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ कोई ऐसी वारदात होती नहीं देखी। घटना स्थल के पास स्थित स्टॉल पर चाय बेचने वाले ने बताया कि यहाँ लूट की कोई वारदात हुई नहीं है और ना ही उसने यहाँ लूट को लेकर किसी का शोर सुना। जबकि ग्यारसीराम ने शोर मचाने की बात पुलिस को बताई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। एएसपी दुबे के मन में शक तब हुआ जब ग्यारसीराम ने उन्हें बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए देव प्रकाश उसके साथ नहीं आया,
जबकि वारदात के दौरान रकम का बैग उसी के पास था। घटना को लेकर संदेहास्पद स्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे लूट की वारदात अचानक हुई थी, ऐसी स्थिति में बाइक का गिरना तो दूर की बात, उसका संतुलन तक नहीं बिगड़ा था। चौंकाने वाला सवाल ये भी था कि लूट दोपहर 3 बजे हुई, लेकिन उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित करने के बजाय 1 घंटे बाद यानी 4 बजे खबर दी। पुलिस ने अब ये पता लगाने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में कैशियर ग्यारसी राम की क्या भूमिका थी। एएसपी समीर कुमार दुबे ने एक बार फिर ग्यारसी राम से बात की। इस बार उसने जो बताया, उसने तहकीकात का नया खाका खींच दिया। उसने कहा, वारदात के दिन कसुआ बैंक शाखा के मैनेजर और नियमित कैशियर दोनों छुट्टी पर थे। मेरी तैनाती तो बैंक की गुमानपुरा शाखा में है। मुझे वक्ती तौर पर एफजी कैशियर के रूप में बैंक में रकम जमा करवाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस को इत्तला करने में 1 घंटा क्यों जाया किया गया? क्या वारदात की जानकारी पुलिस को तुरंत नहीं दी जानी चाहिए थी? एएसपी दुबे ने सवाल किया। सर, हमने पहले अपने स्तर पर कोशिश की, गोबरिया बावड़ी तक हमने दौड़ भी लगाई, फिर वापस बैंक आए, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो पुलिस के पास तो आना ही था, उसने बताया। एएसपी दुबे को लगा कि ग्यारसी राम जो कह रहा है शायद सच हो, इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप अभी घर चले जाइए, लेकिन कहीं बाहर मत जाना, पूछताछ के लिए जरूरत पड़ सकती है। एएसपी दुबे का संदेह अब पूरी तरह देव प्रकाश पर टिक गया था। इसकी वजह भी थी कि वारदात के दौरान वो बाइक के पीछे बैठा था और लुटेरों ने रकम से भरा बैग उसी से छीना था। ऐसे में उसे भी ग्यारसी राम के साथ थाने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। एएसपी दुबे अभी इसी बारे में सोच ही रहे थे कि उसी समय सीओ नरसीलाल मीणा और इंस्पेक्टर अमर सिंह राठौड़ ने उनके चैम्बर में प्रवेश किया। सीओ मीणा ने आते ही कहा, सर, बैंक की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ अंदर का आदमी तो देव प्रकाश ही है। क्या आप इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता। एएसपी दुबे ने बात का खुलासा करते हुए कहा, मुझे शक ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड देव प्रकाश के अलावा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन वारदात को तो उसके 2 साथियों ने अंजाम दिया था ना। अब अगर सीधे देव प्रकाश को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके दोनों साथी भाग जाएंगे और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें उसे अंधेरे में रखना है कि पुलिस को उस पर शक नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि वो बेफिक्र होकर रकम के बंटवारे के लिए अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा। तभी हम आसानी से उसे और उसके साथियों को दबोच लेंगे। और हाँ, आपने देव प्रकाश की जन्म कुंडली तो खंगाल ली होगी? एएसपी दुबे ने पूछा। यस सर, सर्किल इंस्पेक्टर अमर सिंह राठौड़ ने बताया। देव प्रकाश पिछले 4 सालों से बतौर अस्थायी कर्मचारी बैंक में चपरासी तैनात है, इसलिए बैंक की तमाम गतिविधियों से वो पूरी तरह वाकिफ है। आदमी खुरापाती किस्म का है, उसकी संगत भी कुछ गड़बड़ नजर आती है। बैंक के सामने ही एक मोबाइल की दुकान है। दुकान अरुण कुमार बूलीवाल की है। देव प्रकाश और अरुण में अच्छी दोस्ती है। हाँ, अब बात का सिरा नजर आ गया है। एएसपी ने अमर सिंह राठौड़ की बात बीच में ही काटकर सीओ मीणा की तरफ देखते हुए कहा, फौरन इस अरुण कुमार को थामो। बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ेगा तो उसके गले में घंटी बांधने में देर नहीं लगेगी। योजना के मुताबिक सर्किल इंस्पेक्टर अमर सिंह राठौड़ अगले दिन सादे कपड़ों में बैंक के सामने स्थित अरुण की मोबाइल की दुकान पर पहुंच गए। ग्राहक के रूप में मोबाइल खरीदारी की बात करके उन्होंने तसल्ली कर ली कि जिससे वो रूबरू हुए हैं वो अरुण बूलीवाल ही है। दुकान पर राठौड़ कुछ इस तरह खड़े थे कि बैंक में लोगों की आवाजाही साफ दिखाई दे। लगभग आधे घंटे बाद देव प्रकाश अरुण की दुकान पर आया। उसकी दुकान में दाखिल होते ही अरुण अमर सिंह राठौड़ को छोड़कर देव प्रकाश को गली के दूसरे मुहायने पर ले जाने लगा। जाते समय वो सर्किल इंस्पेक्टर अमर सिंह राठौड़ से बोला, मैं अपने दोस्त से कोई जरूरी बात कर लूँ, तब तक आप मोबाइल सेट पसंद कर ले। ठीक है, तुम बात कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम इस तरह हड़बड़ाए हुए क्यों हो? राठौड़ ने बड़े सहज भाव से अरुण की कलाई थामते हुए कहा, कहाँ साहब, आप अपना मोबाइल खरीदो और चलते बनो। अनजान शख्स की मौजूदगी से अरुण हड़बड़ा गया था, फिर भी उसने साहस बटोरते हुए कहा, अब तुम फुटो यहाँ से, मुझे तुम्हें कोई मोबाइल नहीं देना है।
पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं। तो चलो एक बात बताओ, जिसके साथ तुम जा रहे हो वो बैंक में काम करने वाला देव प्रकाश ही है ना, तुम्हारा जिगरी दोस्त? शेर बनने की कोशिश करने वाला अरुण अब सकपकाते हुए बोला, भाई तुम क्यों पंगा कर रहे हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो गई है तो अभी दूर कर देते हैं। राठौड़ ने अरुण के गले में बाहर डालते हुए गली के मुहाने की तरफ घसीटते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। ये सुनकर अरुण के होश फाख्ता हो गए। उसने सामने जो नज़ारा देखा उसे देखकर वो बुरी तरह थरथराने लगा। देव प्रकाश को 2 सिपाही पकड़े हुए खड़े थे। सीओ राठौड़ ने उसे घुड़काते हुए कहा, अरुण तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। तुमने देव प्रकाश के साथ मिलकर कैसे बैंक की रकम लूटने की योजना बनाई और तुम्हारे इस खेल में कौन कौन शामिल था? तब तक दोनों सिपाही देव प्रकाश को राठौड़ के पास ले आए। देव प्रकाश का खेल खत्म हो चुका था। सीआई राठौड़ ने वहीं पर देव प्रकाश के 2-3 थप्पड़ जड़ते हुए कहा, 2 तो तुम हो गए, अब और साथियों के नाम बता दो। थप्पड़ और राठौड़ के पुलिसिया खौफ से थर्राए देव प्रकाश ने राहुल राठौड़ का नाम बताया। पुलिस ने तत्काल राहुल राठौड़ के घर छापा मारा। पुलिस को देखते ही राहुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस पूछताछ में देव प्रकाश ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया, सर बैंक से रकम लूटने की योजना मैंने ही बनाई थी। इसके साथ ही अरुण की तरफ देखते हुए बोला, इस पर अमल करने का तरीका अरुण ने बताया था। बैग छीनने के लिए स्कूटी अरुण ने ही ड्राइव की थी। और तीसरा कौन था जिसने देव प्रकाश से बैग छिनौती को अंजाम दिया? एसपी भूमिया साहब ने घुड़कते हुए पूछा, साहब ये काम राहुल ने किया था। उसने राहुल की तरफ इशारा किया। पुलिस को देव प्रकाश ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक मौज मजे में उसने काफी लोगों से कर्जा ले लिया था और अब वो उनके तकाजों से परेशान था। बैंक के सामने स्थित मोबाइल की दुकान के मालिक अरुण से उसकी अच्छी दोस्ती थी। आर्थिक दृष्टि से अरुण भी तंग हाली में था। बैंक से रकम निकालने जमा कराने के काम में कैशियर के साथ उसी को आना जाना होता था। देव प्रकाश को अपनी तंगहाली से उभरने का एक ही उपाय सूझा कि लूट का ऐसा नाटक रचा जाए ताकि किसी को शक भी ना हो और अच्छी खासी रकम भी हाथ लग जाए। लेकिन कोई मुनासिब मौका हाथ नहीं आ रहा था। वारदात के लिए मंगलवार 19 जून 2018 का दिन उसने इसलिए चुना क्योंकि बैंक का नियमित कैशियर तो छुट्टी पर था ही, बैंक मैनेजर के परिवार में किसी की मौत की वजह से वो भी छुट्टी पर थे। कैश जमा करवाने के लिए बैंक की गुमानपुरा शाखा के कैशियर ग्यारसी राम को बुलवाया गया था। वारदात के मास्टरमाइंड देव प्रकाश ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। मौका मिला तो वारदात को अंजाम भी दे दिया गया। योजना बनाते समय देव प्रकाश ने तीनों का हिस्सा तय कर रखा था। पुलिस ने तीनों से 8 लाख रुपए बरामद कर लिए थे। देव प्रकाश की गर्दन शर्म से झुक गई। फिलहाल देव प्रकाश, राहुल और अरुण तीनों के तीनों अभी जेल में बंद थे और उनकी जमानतें भी नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।